हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। यहाँ आप पढ़ते हैं हमारे साथ बायोलॉजी और इस समय हम चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 12 की जीव विज्ञान। और पिछली वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार दिया, सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू। जो हमारी पिछली वीडियोस थी जिनमें हमने पॉलिनेशन के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके साथ ही जो और भी बीटीसी की बायोलॉजी, जो आपने डीएलएड की बायोलॉजी पढ़ी, उसको उन सारी वीडियोस को भी आपने ढेर सारा प्यार दिया, तो इन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे द्वारा जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमसे टेलीग्राम से मिल सकते हैं और वहां से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट की बायोलॉजी, एनसीईआरटी बेस्ड। और जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। आप पढ़ते हैं हमारे साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, दोनों बच्चों को समझ में आता है, दोनों मीडियम्स के बच्चों को। तो चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अच्छा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति ये होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर हम टॉपिक की बात करते हैं। तो खाद्य उत्पादन, जिसे हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है ये पहले जंगलों में रहता था, पेड़ पौधों को खाता था, अपने फूड के लिए उन पर डिपेंड करता था। धीरे धीरे जब खाने की कमी होते गई और हमारा जो मनुष्य की सभ्यता थी, जो मानव सभ्यता थी, वो भी धीरे धीरे बढ़ती गई ऊपर की तरफ। और जो अकेला रहता था जंगलों में जानवर की तरह, जो मनुष्य रहता था गुफाओं में, वो धीरे धीरे झुंड में रहने लगा, मनुष्यों के समूह में रहने लगा, भोजन को पका के खाने लगा। आज आग की खोज हो चुकी थी, कपड़े पहनना शुरू कर दिए, इन सब के बारे में बहुत जानते हैं। फिर लेमार्क डार्विन ने बताया कि वही लोग बचे जो अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढाल चुके हैं। और अच्छा, बात लेमार्क की है तो लेमार्क और डार्विन के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उनके बारे में, लेमार्क डार्विन के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। साथ ही उत्परिवर्तनवाद भी उसमें अच्छे से समझाया गया। अच्छा, देखते हैं कि जब मनुष्य मॉडर्न की तरफ बढ़ रहा था, तो जैसे जैसे मनुष्य मॉडर्न हो रहा था उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पहली जो हमारी बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान की, उनमें कमी आना स्वाभाविक सी बात है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई, भोजन के स्रोत, जो सोर्सेस थे, सोर्सेस ऑफ फूड थे, वो कम होते चले गए। आज भी हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो भोजन के रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं, वाटर की स्कैर्सिटी कम होते जा रही, सारी चीजें। तो अच्छा, मनुष्य आजकल ये भी चीज देखने को मिल रही है कि मनुष्य जो पहले शाकाहारी हुआ करता था, हर्बीवोरस था, हम जानते हैं, इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जो शाकाहारी मनुष्य था वो धीरे धीरे जब पेड़ पौधे कम होने लगे तो वो डिपेंड हो गया मांसाहारी जीवों पर, यानी उनको खाने लगा, मांस की तरीके से उसको अपना भोजन लेने लगा। एक चीज बात ध्यान रखिए कि अगर हमें एक जानवर का लगभग 1 केजी मांस चाहिए, 1 केजी मांस, तो हमें उस जानवर को कम से कम 3 से 4 केजी राशन उसको देना पड़ता है। यानी उसको, हमारा जो जानवरों का भोजन होता है, अगर हमें गाय से मान लिया 1 लीटर दूध चाहिए होता है तो कम से कम उसे 3 से 4 किलो से भूसा या जो भी चीज उसको खिलाते हैं उन्हें खिलानी पड़ती है। यानी ये भी कहीं ना कहीं एक हम मनुष्य के लिए एक ऐसी समस्या हो रही है कि यही कम बढ़ रहा है, जो ये राशन कम बढ़ रहा है, यानी हम जानवरों को खिलाएं क्या। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब मांस ये कम देंगे तो भोजन की फिर से कमी होने लगी। अब मांसाहारियों से काम नहीं चला, तो अब समस्या आई कि अब आखिर किया क्या जाए। तो हमारे जो जीव विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा। उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढा कि अगर हम कुछ ऐसा भोजन तैयार कर लें जो थोड़ी मात्रा में लिया जाए, कम मात्रा में लिया जाए और उसका फायदा ज्यादा हो, राइट, भोजन कम मात्रा में लिया जाए, उसका फायदा ज्यादा हो। यानी कोई ऐसा कैप्सूल आजकल बन रहे हैं जिनको एक कैप्सूल हम खा लेते हैं, पता चलता है कि महीनों भूख नहीं लगती है। तो कुछ इसी तरीके का आज का हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है, अगर आपको जरा सा भी गेस हुआ हो, दिमाग में आया हो टॉपिक, तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल सेल। सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? एकल कोशिका।
प्रोटीन माने एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका मतलब SCP, तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SCP। अच्छा, SCP क्या है? एक एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? तो देखिए हम फिर वही बात रिपीट करेंगे, जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ रही है लोगों की जनसंख्या, उसी तरीके से सोर्सेस कम हो रहे हैं, राइट। जो अनाज था, जो दलहनी फसलें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनके सोर्सेस कम होते जा रहे हैं, उनकी मांग नहीं पूरी होती जा रही, इधर मांस भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कि मनुष्य भूखों मरे, ऐसी समस्या ना आने पाए, इनके लिए वैज्ञानिकों ने ये तकनीक इजाद कर दी, यानी एकल कोशिका प्रोटीन यानी SCP को लेकर के आए। तो SCP है क्या? जैसे नाम से ही क्लियर है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन प्रोवाइड कराने की एक तकनीक है, यानी इसमें हमें प्रोटीन मिलती है, मनुष्य को प्रोटीन बड़ी ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो सर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले जान लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP, देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखता है, लिखें। सिंगल सेल प्रोटीन रेफर टू द crude, refined or edible protein extracted from pure microbial culture, dead or dried cell biomass। क्या इसका मतलब हुआ, देखते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स क्या करती है, रेफर करती है टू द क्रूड और रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन। ठीक है, क्या बनाती है, समझ आया? क्रूड, रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, कहां से लिया गया, प्योर माइक्रोबियल कल्चर। ठीक है, माइक्रोबियल कल्चर से। वो डेड मटेरियल भी हो सकता है और ड्राइड सेल बायोमास भी हो सकता है, यानी कि हम सीधे सीधे भाषा में अगर समझना चाहें तो कोई भी सड़े गले पदार्थ से, चाहे वो गोबर का हो यानी जो पशुओं से खाद बनती है जानवरों की, या शीरा हो या घास फूस हो, उन सब का जो डेड मटेरियल होता है वहां से इसको हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, दे कैन बी यूज एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। देखिए कितनी अच्छी बात है, कैसे यूज करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट। ठीक है, फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, यानी जानवरों के लिए और ह्यूमंस के लिए, हमारे आपके लिए भी, इन दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट होता है, जो तैयार होता है गोबर से, गंदगी से, घास फूस से, सीरे से, उनके सबके डेड मटेरियल से ये तैयार होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया आजकल एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सब जानते हैं, मशरूम कल्चर। सब लोग मशरूम का नाम जरूर जानते हैं। तो मशरूम कल्चर भी आजकल इसी तरीके की एक विधि है जिससे तैयार किया था। हम सभी जानते हैं मशरूम अपने डेली में भोजन में शामिल होती है। साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी एल्गीज हैं, फंजी हैं, और भी बहुत सारे ईस्ट है, ये सब भी मिल करके इसको तैयार करते हैं। साथ ही स्पाइरुलिना भी प्रोटीन सप्लीमेंट को तैयार कराने में हमारी हेल्प करता है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर एक लाइन में बोलो तो एकल कोशिका प्रोटीन क्या है कि सड़े गले पदार्थों से, यानी सड़े गले जो चीजें होती हैं उनसे हाई प्रोटीन सप्लीमेंट को तैयार करना। ठीक है, उन डेड मटेरियल से हाई प्रोटीन तैयार करना, जो ये विधि है वो कहलाती है सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एल्गी, फंगी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, दे हैव वेरी हाई प्रोटीन। तो इनमें से में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है, इसीलिए इसे हम प्रोटीन के लिए ही बेसिकली यूज करते हैं। यही है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन। और एग्जाम में अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कितना भी डिटेल में आप लिखो कम पड़ेगा। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है, इसके क्या फायदे हैं। देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ एकल कोशिका प्रोटीन के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो पहला लाभ देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, which means a large quantity of biomass can be produced in a comparatively shorter duration। क्या मतलब हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें गुणन की बहुत ही ज्यादा क्षमता पाई जाती है। यानी हाई रेट का मतलब उच्च दर, यानी इनमें होती है उच्च दर, काहे की, गुणन की। इनमें काहे की दर पाई जाती है, गुणन की, यानी गुणन की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। काहे के कंपैरेटिव में, क्वांटिटी या बायोमास, यानी बायोमास से इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की।
कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंपैरेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी बायोमास से हम कम समय में ज्यादा चीज को पा सकते हैं, यानी ज्यादा उत्पाद को हम पा सकते हैं, यानी हमें ज्यादा मास मिल सकता है। इसको एक लाइन में बोले तो क्या बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों में गुणन की उच्च क्षमता होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुलनात्मक रूप से कम अवधि में ज्यादा मात्रा में बायोमास का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि द माइक्रोब्स कैन बी इजीली जेनेटिकली मॉडिफाइड टू वेरी द अमीनो एसिड कंपोजिशन, यानी जो हमारे ये माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हम बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, यानी अगर उनके एमिनो एसिड में अगर हम चेंजेस कर दें तो बहुत ही आसानी से उनकी पूरी रचना बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोगाणु होते हैं, जो बीमारी को फैलाने वाले होते हैं, उनमें जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसे हम बहुत आसानी से आनुवंशिक रूप से उसको हम संशोधित कर सकते हैं, यानी उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ ब्रॉड वैरायटी फॉर रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल होता है, यानी जो कच्चा पदार्थ होता है, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा को, ठीक है ना, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा को हम बदल सकते हैं। काहे में बदल सकते हैं, इन्हीं लाभदायक चीजों में, जो हानिकारक चीजें हैं उन्हें हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाभदायक चीजों में बदल सकते हैं, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी ये जो प्रदूषक होते हैं, यानी जो वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, उनको हम पॉल्यूटेंट बढ़ाते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करते हैं, इनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो ये इनको भी कम करता है, क्यों, क्योंकि इनसे तो सिंगल सेल प्रोटीन की प्रक्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों को बना लिया गया, प्रोटीन को बना लिया गया, जो जिसे हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो ये भी खत्म हो गया। इसका एक और अच्छा फायदा है, प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो ये प्रोडक्शन होता है एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा, जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है वो हमारे आसपास की जलवायु पर भी डिपेंड नहीं करता है, यानी स्थितियां अगर बदल भी जाती हैं तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एससीपी फिर से बोला जाए तो एक क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से जब हम उनकी प्रोटीन निकाल करके उसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये कहलाता है एससीपी, यानी एकल कोशिका प्रोटीन। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो अगर आपको पीडीएफ इसकी लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं जैव प्रबलीकरण। जैव प्रबलीकरण, अच्छा जैव प्रबलीकरण क्या होता है? तो जैव प्रबलीकरण का मतलब होता है कि ऐसी पादप जातियों को डेवलप करना जिनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में, यानी जिनका रेट बहुत ही हाई हो। काहे का रेट? कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन्स का, फैट का, यानी ये जितनी भी चीजें हमें चाहिए होती हैं, अलग अलग भोजनों से हम लोग लाके आते हैं कि पता चलता है कि प्रोटीन खाने के लिए हमें कुछ और लेना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें कुछ और लाना पड़ता है, यानी अलग अलग हमें डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा हम ऐसे पौधों को भी तैयार कर सकते हैं जिसके एक ही पौधे में हमें सारे मिनरल्स हमें उसी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो यह क्रिया कहलाती है जैव प्रबलीकरण। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जैव प्रबलीकरण होता क्या है, यानी इसमें एक बहुत उच्च तकनीक के पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें क्या बोलेंगे, जिनमें खाद्य पदार्थों में जो हमारे लाभदायक तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत पर्याप्त मात्रा में हो। जैव प्रबलीकरण देखते हैं प्रजनन द्वारा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जैसे प्रजनन की क्रिया होती है नॉर्मली पौधों में, उसी क्रिया के द्वारा हमें इसका प्रयोग करना है। प्रजनन द्वारा फसलों के, यानी फसल क्या होती है जो खेत में उगाते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्रजनन तो नॉर्मली पौधों में होता है, वो भी किन पौधों में, जो हम लोग खेतों में लगाते हैं। क्या होगा? फसलों के पोषक मान। पोषक मान क्या हुआ, इसको भी समझ लीजिए कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उनमें जो तत्व उपस्थित हैं उनकी वैल्यू कितनी है, यानी लाभदायक तत्व कितने हैं, तो यह कहलाता है पोषक मान। अच्छा पोषक मान पे देखते हैं, में वृद्धि,
देखिए फिर निकल के आ गया वृद्धि, यानी जितने उनकी पोषक मान जो होते हैं, यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी वैल्यू इसमें बढ़ा दी गई। वृद्धि करना जैव प्रबलीकरण कहलाता है। जैव प्रबलीकरण कहलाता है, यानी प्रजनन क्रिया के द्वारा फसलों के, यानी प्रजनन द्वारा फसलों के पोषक मान में वृद्धि करना जैव प्रबलीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी बायो फर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फैट कंटेंट। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। क्या इसका मतलब हुआ कि देखते हैं कि बायो फर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, काय की प्रोसेस है? ब्रीडिंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स की ब्रीडिंग कराने में किसके साथ? विद हायर लेवल ऑफ विटामिन, यानी हायर लेवल ऑफ, यानी उच्च दर वाली, किससे? विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फैट कंटेंट। वही बात है कि प्रजनन पौधों में नेचुरली तरीके से कराया जाए, जैसे खेतों में होता है वैसे ही हो, लेकिन उस प्रजनन क्रिया के द्वारा हमें ऐसे पौधे प्राप्त हों जिनमें फैट, प्रोटीन, विटामिन बहुत ही हाई लेवल में, हाई लेवल पर हमें वहां से मिलती रहे। तो ये क्रिया कहलाती है जैव प्रबलीकरण। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जैव प्रबलीकरण क्या होता है। अच्छा, इसके साथ ही जैव प्रबलीकरण का हमें लाभ क्या मिलता है, तो देख लेते हैं कि इसका जो सबसे बढ़िया लाभ है वो है कि हमें प्रोटीन अच्छी मिल जाती है, हमें खनिज अच्छे मिल जाते हैं, हमें तेल भी अच्छी गुणवत्ता में मिलता है, यानी उससे हमें जो हमें ऑयल वाली फसलें हैं उनसे हमें तेल भी बढ़िया मिल जाता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। अच्छा, बात आती है यूजेस की, तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है आज के समय में? तो जितनी भी विकासशील देश हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। वहां पर क्या फ्यूचर है? क्योंकि वहां पर खाने की सबसे बड़ी पहली बात तो कमी है, वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स पहले से रहती हैं, तो वहां पर अगर इन्हें हम लेके आए तो बहुत अच्छा हमें मिलेगा। और साथ ही जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो विकासशील देश होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो बेसिकली गरीब होते हैं, ऐसा माना जाता है, अर्थशास्त्री कहते हैं। हालांकि हम आप तो अमीर हैं, वो बात अलग है कि जो वहां के लोग होते हैं वो गरीब होते हैं। उनके भोजन में, यानी उनकी थाली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमेशा कमी रहती है, जैसे जो लौह तत्व होते हैं या जो जिंक होती है, ये सब उसमें कमी रहती है। इसका कारण क्या होता है कि उनमें हमेशा बौनापन लक्षण नजर आता है, या उनमें जल्दी अंधेपन का भी उनमें जल्दी कैरेक्टर आता है, यानी उनकी बॉडी उतनी हेल्दी नहीं होती है जितनी विकसित देशों वाले लोगों का शरीर इतना बढ़िया होता है। तो इसका कारण यही है कि उनकी थाली में बहुत सारी चीजें पहुंच ही नहीं पाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स उनको मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये सब अगर ये प्रोसेस के द्वारा हम भोजन को तैयार कराएं, यानी इन प्रोसेस के बाद जो पेड़ तैयार होंगे, जो पौधे बनेंगे, उनसे जो हमें भोजन मिलेगा उसमें सारे विटामिन होंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छी तकनीक है और इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर, यानी ऊतक संवर्धन। अब हम बात करेंगे ऊतक संवर्धन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप हम लिंक ले सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं ऊतक संवर्धन की। तो ऊतक संवर्धन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि एक साइंटिस्ट का नाम है गोटलीब, और एक और दूसरे वैज्ञानिक इनके साथी थे जिनका नाम था हैबर लैंडर। इन दोनों ने मिलकर के, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं, इन दोनों ने मिलकर 1902 में एक ऐसी तरकीब विकसित की, या एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के ये लोग दोनों लोग आए जिसके हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो देखो, जैसे जैसे आजकल भोजन की मांग बढ़ती जा रही है, आज हमारा टॉपिक इसी पर डिपेंड, तीनों टॉपिक है। पहले सीपी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में दोबारा हमने जैव प्रबलीकरण पढ़ा, और तीसरा हमारा टॉपिक है जैव ऊतक संवर्धन। ये भी हमारा इसी पर डिपेंड है कि आने वाले समय में भोजन की कमी होती जा रही है, उससे कैसे बचा जाए कि लोग भूखों ना मरे। तो इसके लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने, गोटलीब और हैबरलैंडर ने 1902 में एक ऐसी तकनीक लेकर के ये दोनों मिलकर के आए जिसमें बताया इन्होंने कि अगर हमें किसी पौधे का, किसी प्लांट का, किसी भी हिस्से का
किसी भी प्लांट के किसी भी हिस्से का अगर हमें टिश्यू मिल जाए, ऊतक मिल जाए, तो उसी हिस्से से हम उसी के जैसा या उससे भी अच्छा नया प्लांट हम तैयार कर देंगे। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि कोई ऐसा पेड़ आप सोच लीजिए जिसमें आपको फल ना मिलते हो, फूल ना मिलते हो, तो अगर फल नहीं आएंगे तो नया पेड़ नहीं उगेगा। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कैसे होता है ये प्रक्रिया। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो हमारे उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन वीडियोस का आप देख सकते हैं कि कैसे नए प्लांट का निर्माण होता है, यानी पूरा रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा वहां पे। अच्छा, तो देखिए उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी प्लांट का कोई एक भाग मिल जाए, कोई एक ऊतक हमें मिल जाए, तो उसी से हम नया प्लांट बना देंगे। ये टेक्नोलॉजी कहलाती है ऊतक संवर्धन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक। टिश्यू कल्चर है टेक्निक, इन्होंने कह दिया कि ये टेक्निक है। टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल, यानी जो सेल ग्रो कर रही है ये ग्रोइंग सेल के लिए एक टेक्निक है। एंड टिश्यू, यानी ग्रोइंग सेल के लिए और टिश्यू के लिए ये एक टेक्निक है। काहे की टेक्निक है? इन एन आर्टिफिकेशन मीडियम, यानी एक आर्टिफिशियल मीडियम, यानी कृत्रिम माध्यम, इसको बोलेंगे कृत्रिम माध्यम। अच्छा, तो कृत्रिम माध्यम समझ लेते हैं क्या होता है कि जो माध्यम, जैसे कोई प्रक्रिया जब प्लांट के अंदर होती है तो वो नेचुरली तरीके से होती है, लेकिन जब कोई प्रक्रिया हम बाहर कराएं, कोई ऐसा माध्यम बना लेते हैं, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जब कोई प्रक्रिया उसमें कराएं तब वो कहलाता है आर्टिफिशियल मीडियम। तो एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। देखिए कितनी अच्छी बात है, उस ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर, यानी उसकी बॉडी के बाहर जब हम उसके टिश्यूज को किसी आर्टिफिशियल मीडियम में हम उसको तैयार कराते हैं, उसकी सेल को ग्रो कराते हैं या उसके हम टिश्यूज को ग्रो कराते हैं, तो ये कहलाता है ऊतक संवर्धन। ये बहुत अच्छी विधि होती है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे बढ़िया होता है इसका तरीका कि टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम ऊतक को रखते हैं और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हम लैब में तैयार करते हैं। ये पूरी एक बढ़िया सी प्रक्रिया है जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे अगली वीडियोस में कैसे कैसे होता है। तो क्या कहा जाता है कि जो टिश्यू लेकर के आए, जो प्लांट का हम हिस्सा लेकर के आए हैं, उसको काट करके एक सॉल्यूशन में तैयार किया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसमें से और प्रोसेस होती है, उसमें टिश्यू में थोड़ा डेवलप होता है वो टिश्यू, तो उसे हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, यानी दूसरा सॉल्यूशन जो होता है उसमें डालते हैं। ऐसे ऐसे करके 2-3 स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। उन स्टेप्स के बाद हमें प्लांट मिल जाते हैं। इन प्लांट्स को लेकर के हम जाते हैं लेबोरेटरीज की, जो वहाँ पर हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर उनको हम ग्रो कराते हैं, और धीरे धीरे जब वो प्लांट थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको हम गाड़ियों में भर करके, और जो ये हमारी नर्सरीज होती हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस होते हैं, इनमें हम भेज देते हैं। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं क्या होता है। इस विधि में कृत्रिम संवर्धन माध्यम का उपयोग करके पौधे के किसी ऊतक या अंग में नए पौधे विकसित करके पौधे की संख्या में वृद्धि की जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, काहे का वृद्धि करके? कृत्रिम संवर्धन माध्यम का उपयोग करके पौधे के किसी ऊतक या अंग में नए पौधे विकसित करके उस पौधे की संख्या में वृद्धि कराना कहलाता है ऊतक संवर्धन। अच्छा, किसी ऊतक की वो क्षमता जिसके द्वारा वो नया पौधा तैयार कर लाता है वो कहलाता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी बोलते हैं इसको, टोटिपोटेंसी। ठीक है, हिंदी में बोले तो पूर्ण क्षमता। पूर्ण क्षमता यानी किसी ऊतक की वह क्षमता जिसके द्वारा वो नया पौधा तैयार कहलाता है टोटिपोटेंसी। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके और क्या नाम है। तो देखिए, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा कम समय में हजारों की संख्या में जब पौधे विकसित किए जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। अच्छा, सूक्ष्म प्रवर्धन को फिर से कहना चाहें तो क्या बोलेंगे कि प्रयोगशाला में इस तकनीक के द्वारा, यानी ऊतक संवर्धन की तकनीक के द्वारा कम समय में हजारों की संख्या में जब हम पौधे तैयार करते हैं तो यह तरीका कहलाता है ऊतक संवर्धन के द्वारा कम समय में, लेबोरेटरीज में कम समय में जब हम हजारों की संख्या में पौधे तैयार कराते हैं तो वो कहलाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं ऊतक संवर्धन के क्या होते हैं।
अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेज है। उसका पहला एडवांटेज है द प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन इन वेरी शॉर्ट टाइम, यानी जो नए पौधे हैं उनको हम बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू अगर कम मात्रा में भी है तो उसके द्वारा हम बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम नए पौधों को तैयार कर सकते हैं। पहला तो उसका ये एडवांटेज है। दूसरा है द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस आर डिजीज फ्री, यानी कि जो नया पौधा हम लेबोरेटरी में तैयार करेंगे वो हम डिजीज वाला तो तैयार नहीं करेंगे, उसे पूरी तरीके से जो भी उनमें डिजीज होने वाली है, जो बीमारियां होने वाली हैं, उससे उसको फ्री करने के बाद ही हम तैयार करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है द प्लांट्स कैन बी ग्रो थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, यानी अगर मौसम नहीं भी है, उस समय मौसम उसका नहीं भी है, तब भी हम प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। और इसका ये अगला लास्ट है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज इन अ मार्केट प्लेस शीट्स अप, यानी हम मार्केट में नए सीड को भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जो पुराने सीड थे उनको हटा करके हम नए सीड को भी ला सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने तीनों टॉपिक पढ़े हैं, पहला है एससीपी, दूसरा हमने पढ़ा जैव प्रबलीकरण, इसको बोलते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। उसके बाद हमने पढ़ा जैव प्रबलीकरण, जैव प्रबलीकरण, और तीसरा अभी जो हमारा ये टॉपिक है ये है ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन। तो ये तीनों विधियां जो हमने पढ़ी हैं वो इसी पर डिपेंड है कि खाद्य उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाए। तो इन तीनों विधियों का अगर हम उपयोग करें तो बहुत ही कम समय में हम बहुत ही अच्छे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं, जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा इनमें फ्यूचर भी हमें दिख रहा है और ऐसा चल भी रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से हमसे पीडीएफ दे सकते हैं। साथ ही जो हमारे चैनल पे और वीडियोस पढ़ाई जाती हैं आप उन्हें भी इसी तरीके प्यार देते रहें, करंट अफेयर देखते रहें, या जो भी मैथ पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, या जो भी क्लासेस चलती हैं एनसीईआरटी बेस्ड किताबें हैं उनका भी, और साथ ही जो कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाई जाती है, जो क्लासेस चलती हैं, आप उनका भी फायदा इसी तरीके से लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।